नया इंडस्ट्रियल एरिया, दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण, गोदोलिया से रथ यात्रा तक का सड़क चौड़ीकरण और ऐसे कई सारे बेहतरीन न्यूज लेके एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपका भाई धीरू। आइए शुरू करते हैं धीरू टॉक्स का नया एपिसोड। बनारस में बिजली का कितना संकट है ये बताने की जरूरत तो है नहीं। जरा सी गर्मी, आंधी, बारिश आता है और तुरंत लाइट ट्रिप कर जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि 2023 में प्रस्तावित प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसमें RDSS स्कीम के अंतर्गत बनारस के अभी करेंटली 5 सब स्टेशन को AIS से GIS में कन्वर्ट किया जाएगा। ये 5 सब स्टेशन है भदैनी, मैदागिन, संकुलधरा, नरिया और गोदोलिया। वैसे ये स्कीम पूरे बनारस में लागू होनी है, लेकिन अभी के लिए पहले इन 5 सब स्टेशन पे काम चालू किया जा रहा है। इनसे जुड़े हुए 21 पावर ट्रांसफार्मर नए स्थापित किए जाएंगे। 8 पावर ट्रांसफर जो लगे हुए हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। 1244 नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे और 1962 पुराने ट्रांसफार्मर्स की कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। अब आपको जरा AIS और GIS के बारे में अंतर समझा देते हैं। AIS का मतलब है एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन, GIS का मतलब है गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन। अभी जो हमारे बनारस में सब स्टेशन हैं वो सारे के सारे AIS है। आप जब कभी सब स्टेशन गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जितने भी सब स्टेशन के हाई वोल्टेज इक्विपमेंट हैं वो सारे के सारे बाहर रहते हैं, जैसे सर्किट ब्रेकर और इत्यादि सारे के सारे। इसकी वजह से होता क्या है, जब गर्मी ज्यादा हो जाती है तो आपने देखा होगा कूलर लगा के ट्रांसफार्मर्स को ठंडा किया जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जैसे ही बारिश, आंधी, तूफान होती है तुरंत लाइट ट्रिप कर दी जाती है, लाइट काट दी जाती है, वरना शॉर्ट सर्किट की समस्या बढ़ जाती है। लेकिन GIS गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्यों? जहां एयर इंसुलेटेड में आपको सारे हाई वोल्टेज इक्विपमेंट बाहर रखने पड़ते हैं, वही GIS में ये सब के सब SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड के साथ इंसुलेट कर दिया जाता है। इन सभी हाई वोल्टेज पार्ट्स को SF6 के साथ सील्ड कंटेनर में इंसुलेट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से AIS के मुकाबले GIS में 70 से 80% तक की कम जगह लगती है। यानी कि काफी कम एरिया में आप काफी बड़े एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन संभाल सकते हैं। इसके अलावा आंधी, बारिश, गर्मी, इन सभी चीजों से कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि जहां AIS में चीजें बाहर होती हैं वहीं GIS में ट्रांसफार्मर के अलावा कोई भी पार्ट बाहर नहीं होता। वो एक कंट्रोल रूम के अंदर ही होता है और सब कुछ कंट्रोल रूम से ही संचालित होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब भी बिजली विभाग के हमारे जो कर्मचारी है वो जब भी कुछ ठीक कर रहे होते हैं तो इसमें से कई सारी दुर्घटनाएं भी होती हैं, क्योंकि वो बाहर खुले में काम कर रहे होते। लेकिन अब उनके ऊपर से भी बड़ा खतरा हटा है, क्योंकि अब जितने भी काम होंगे वो एक पैक कंट्रोल रूम के अंदर होंगे। सारे जितने हाई वोल्टेज पार्ट्स उनको ऑपरेट करने होंगे वो सब एक कंट्रोल रूम के अंदर बैठे बैठे ही वो कर ले जाएंगे। अगले न्यूज में रिंग रोड फेज 3 का एक लेन शुरू हो चुका है। ये न्यूज आप लोग को मिल गई होगी, लेकिन कहां से कहां तक है और इसके फायदे क्या हैं, थोड़ा सा 2 मिनट लेके मैं आपको समझा देता हूं। ये रिंग रोड वाराणसी के संदहा से लेके चंदौली के रिवासा गांव तक बना हुआ है। अब इसके फायदे क्या क्या हैं? वाराणसी से बिहार जाने वाले कितने लोग हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। वाराणसी से जिनको बिहार जाना होगा, इसके पहले उन्हें वाराणसी शहर से DDU के रास्ते होते हुए तब जाना पड़ता था बिहार की तरफ। लेकिन अब उन लोगों को बिना वाराणसी शहर में प्रवेश किए वाराणसी के आउटर से ही होते हुए चंदौली की तरफ से बिहार की तरफ निकलने में बहुत सुविधा होने वाली है। इसके अलावा आजमगढ़, गाजीपुर से भी जो लोग बिहार की तरफ जाना चाहते हैं उन्हें वाराणसी शहर में प्रवेश करने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। उन्हें भी जाम से निजात मिलेगी। वो भी वाराणसी के आउटस्कर्ट से ही रिंग रोड से होते हुए बिहार की तरफ जा सकते हैं। दूसरा जो प्रमुख चीज इससे घटित हुई है कि वाराणसी के जितने नेशनल हाईवे है, यानी कि जो दिल्ली से, लखनऊ से, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज से, बिहार से, इन सभी को एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए वाराणसी के अंदर आकर क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। अगली न्यूज है बहुचर्चित दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण की। इस सड़क चौड़ीकरण का टेंडर फाइनली पास हो चुका है। मिर्जापुर के मेसर्स राकेश पांडे को इसका टेंडर मिला है। बता दूं ये सड़क नगर निगम की है, जिसके लिए PWD ने नगर निगम से सड़क चौड़ीकरण के लिए NOC मांगा था, जो कि नगर निगम ने 2 दिन के अंदर PWD को दे दी। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूं 221 करोड़ के आसपास इसका लागत होने वाला है, जिसमें से 194 करोड़ मुआवजा होगा। फिलहाल 24 करोड़ का बजट पास हो चुका है, जिसमें से 2 करोड़ ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं। अभी फिलहाल PWD को बाकी पैसे का इंतजार है। जैसे ही वो पैसा आएगा तुरंत दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण पे काम
लग जाएगा। अगला सड़क चौड़ीकरण है गोदोलिया से लेके रथ यात्रा तक का चौड़ीकरण। रथ यात्रा चौराहे को चौड़ा किया गया था रोपवे स्टेशन की वजह से, लेकिन इसके बाद भी जब महाकुंभ जैसा इंसिडेंट हुआ तो लोगों को पता चला कि इस रोड पे ट्रैफिक झेलने लायक सिचुएशन नहीं है, तो अब 10.5 मीटर की इस सड़क को 18 मीटर चौड़ा करने के लिए 202.5 करोड़ रुपए पास कर दिए गए हैं। इस 202 करोड़ में यूटिलिटी शिफ्टिंग, जमीन मकान का मुआवजा और सड़क बनाने की लागत सभी कुछ इन्वॉल्व्ड है। वैसे बता दूं ये प्रोजेक्ट इसके पहले ही काफी समय से प्रस्तावित था, लेकिन अब फाइनली ये पास हो चुका है। जैसे जैसे इस पे अपडेट आती जाएगी मैं आपको बताते जाऊंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। अब आप लोगों को कमाई करने का एक नया अवसर यूपी सरकार ने दिया है। सीएम योगी जी ने ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट एंड होम स्टे पॉलिसी 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसके अंतर्गत कोई भी एक व्यक्ति 1 से 6 कमरों में लगभग 12 बेड तक का होम स्टे अपने घर पे शुरू कर सकता है, जहां टूरिस्ट को यहां पर 7 दिन रहने का परमिशन होगा और इसके एक्सटेंशन के लिए एक रिन्यूअल प्रोसेस रहेगा, वो आप करवा सकते हैं। गांव साइड में इसकी फीस होने वाली है 500 से 700 रजिस्ट्रेशन फीस, और सिटी साइड इसकी रजिस्ट्रेशन फीस होगी लगभग 2000 रुपए। पहले आपको होम स्टे लेने के लिए सेंटर के निधि प्लस पोर्टल में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, लेकिन अब आपको uptourismportal.in पे इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बता दूं होम स्टे पॉलिसी में बेड एंड ब्रेकफास्ट जो ऐड है, बेड का मतलब है कि आप उन्हें रहने का जगह देंगे और ब्रेकफास्ट भी आपको उसमें ऐड ही करना होगा, ये मैंडेटरी है। इससे जुड़ी हुई ज्यादा जानकारी आप पोर्टल पे जाकर ले सकते हैं। इंडस्ट्री कहां है भाई, ये सवाल मेरे और आपके मन में लगातार आ रहा था, तो लीजिए भाई आखिरकार जवाब आ ही गया। वाराणसी को मिल चुका है नया इंडस्ट्रियल एरिया। हालांकि इसका प्रपोजल भेजा गया है, लेकिन शासन से स्वीकृति मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये न्यूज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के एडवाइजर अवनीश के अवस्थी जी ने ट्वीट करके बताया है। वाराणसी को मिलने वाला है नया इंडस्ट्रियल एरिया, जहां 5702 करोड़ रुपए से 48 प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं, जिनमें करीब 12,110 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। यह इंडस्ट्रियल एरिया शहर से दूर सहनसापुर में बसाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं सहनसापुर वही एरिया है जहां से प्रधानमंत्री जी ने हर घर शौचालय योजना की शुरुआत की थी। यहीं पर इज्जत घर बनाने के साथ ही इस परियोजना की शुरुआत की गई थी, और उसी के जस्ट बाद यहां पर नया बायोगैस प्लांट भी स्थापित किया गया था। और अब इस प्रोजेक्ट के साथ साथ इस एरिया में तरक्की के नए आयाम स्थापित होने वाले हैं। इसके अलावा बनारस के बुनकर समाज और हस्तकला विभाग से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हैंडलूम विभाग ने भी 20 एकड़ भूमि के लिए यूपी सीडा को प्रस्ताव पारित करने को कहा है, जहां पर टेक्सटाइल पार्क बनाने का प्रपोजल दिया गया है। ये 20 एकड़ का टेक्सटाइल पार्क बनारस के बुनकरों और हस्तकला से जुड़े हुए लोगों के लिए संजीवनी का काम करने वाला है। बता दूं इसी के साथ साथ बनारस में कई सारे नई इंडस्ट्रीज भी आने वाले हैं या काम कर रहे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख के नाम मैं आपको बता देता हूं। हाल ही में शाश्वत हीट ट्रांसफर एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, अमेजॉन जो कि माधवन एलएलपी के साथ वेयर हाउस बना चुका है, डबल ट्री बाय हिल्टन होटल, ये काफी फेमस कंपनी है जो विदेशों में काम करती है और अब वाराणसी में काम कर रही है। इसके अलावा बनारस बीट्स टाटा की इंडियन होटल कंपनी के साथ मिलकर जिंजर बजट होटल बनवा रहा है। एवर टच रेमेडीज फार्मा की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रही है। हैंस एनर्जी, धारा टूल्स, सर्वोकॉन सिस्टम, ये ऑटो पार्ट्स की कंपनियां भी जल्द ही वाराणसी में अपना काम शुरू करने वाली हैं। इसके अलावा रोमा एंटरटेनमेंट सिटी, ये मेरे घर के जस्ट दूरी अखरी बाईपास के पास ही बन रहा है। अरविंद लिमिटेड की गारमेंट एक्सपोर्ट यूनिट, कैंपा कोला की बॉटलिंग फैसिलिटी जो कि बीडी फूड्स एंड बेवरेजेस की तरफ से लगाई जा रही है। ऐसे ही कई सारी इंडस्ट्रीज अब बनारस की ओर रुख कर चुकी है, जहां उम्मीद करते हैं कि टूरिज्म के साथ साथ बनारस अब एक इंडस्ट्रियल हब बनने की कगार पर खड़ा है। ये तो रही न्यूज, इसके बाद हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। दरअसल मैं बताना भी चाहता था कि बनारस में कौन सी इंडस्ट्रियां ऑलरेडी सेटअप है, कौन सी कंपनियां आने के प्लान करी है और इससे किस विभाग को कितना फायदा होगा और कितने रोजगार मिलने की उम्मीद है, और आप लोग और हम लोग उससे किस तरह जुड़ के उसका लाभ उठा सकते हैं। बनारस में हुए विकास कार्यों में पेड़ की कटाइयों की वजह से फॉरेस्ट पार्क का अनाउंसमेंट की न्यूज मैंने आपको दी थी, लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ी न्यूज मिली है जहां 81,000 नए पौधे लगाए जाएंगे, वो भी जापानी टेक्निक मियावाकी के थ्रू। अब मियावाकी क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। पहले बता देता हूं कि 81,000 पौधे लगेंगे
लगेंगे कहाँ? रमना एसटीपी पे 30,000 पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा करखियाव इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित बनारस अमूल डेयरी पर 45,000 पौधे लगाए जाएंगे। उसी के साथ साथ रिंग रोड पर स्थित शंकर आई हॉस्पिटल पर 6,000 पौधे लगाए जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि ये मियावाकी टेक्निक क्या है और ये इतनी सफल क्यों है और बनारस में इसकी जरूरत क्यों है। मियावाकी एक फेमस जापानी टेक्निक है जिसमें जो पौधे होते हैं वो सिर्फ देसी प्रजाति के ही लगाए जाते हैं। इसके अलावा ये पौधे 4 लेयर्स में लगाए जाते हैं: झाड़ियां, छोटे पेड़, मध्यम पेड़ और सबसे बड़े पेड़। अंतर क्या होता है कि इन सभी पौधों को एक साथ लगभग आसपास लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लगभग 1 स्क्वायर मीटर में लगभग 5 पौधे लगा दिए जाएंगे, जिसकी वजह से सूर्य की किरणों के लिए इनके अंदर प्रतिस्पर्धा टाइप की होती है, रेसिंग होता है कि कितनी जल्दी मैं बढ़ सकता हूं। खास बात इनकी ये है कि इन पेड़ों की केयर तकरीबन 2 से 3 साल करनी होती है। अगर 2-3 साल आप इसकी प्रॉपर केयर कर ले जाएंगे तो उसके बाद इन्हें केयर की जरूरत नहीं है। ये एक दूसरे का ख्याल रखते हुए ऑटोमेटिक पूरा जंगल स्थापित करके उसे मेंटेन रखते हैं। अन्य जो नॉर्मल पौधे लगते हैं उसके मुकाबले ये पौधे 10 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, 30 गुना ज्यादा घने होते हैं और 300 गुना ज्यादा बायोडाइवर्स होते हैं। बायोडाइवर्स का मतलब होता है जो जीव जंतु छोटे कीड़े होते हैं ये, क्योंकि ये घना बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन देने के मामले में भी ये नॉर्मल पेड़ पौधों से कहीं ज्यादा उपयोगी होते हैं। इसके कई सारे फायदे हैं, आप चाहें तो एक बार इंटरनेट पे मियावाकी टेक्निक पढ़ भी सकते हैं। तो ये थी इस हफ्ते की बनारस की न्यूज। जैसे जैसे न्यूज आती जाएगी मैं आपको और बताता जाऊंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।